नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के क्लाइमेट के बारे में। मतलब एक ऐसी कमाल की और विविध जलवायु के बारे में जो अपने आप में बहुत अनोखी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस क्यों देखने को मिलती है। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि एक ही देश में कहीं पर गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए और दूसरी ही तरफ कहीं पर सर्दी में पारा -45 डिग्री तक गिर जाए? ये है ना हैरान करने वाली बात। आखिर ये होता कैसे है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लाइमेट और वेदर यानी जलवायु और मौसम में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। देखिए, क्लाइमेट का मतलब है किसी भी बड़े इलाके में बहुत लंबे समय तक, हम बात कर रहे हैं 30 साल या उससे भी ज्यादा, मौसम का एवरेज कैसा रहा है। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म पैटर्न है जो आसानी से नहीं बदलता। और मौसम, भाई मौसम यानी वेदर तो बिल्कुल अलग चीज है। ये किसी खास जगह पर किसी खास वक्त पर एटमॉस्फेयर कैसा है बस वो बताता है। मतलब आज का दिन कैसा है या अभी बाहर क्या हाल है, ये मौसम है। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मौसम वो कपड़े हैं जो कोई आज पहनेगा, लेकिन जलवायु वो तो पूरी की पूरी अलमारी है। मौसम तो देखिए घंटे 2 घंटे में बदल सकता है, दिन ब दिन बदलता है, पर जलवायु दशकों तक, सालों तक करीब करीब एक जैसी ही रहती है। अब सवाल ये है कि इन दोनों को मापा कैसे जाता है। तो देखिए, साइंटिस्ट्स मौसम और जलवायु दोनों को समझने के लिए कुछ खास एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, हवा की रफ्तार, हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी और हाँ, बारिश। तो ठीक है, अब जब ये बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं तो वापस आते हैं भारत पर। चलिए अब भारत की जलवायु की असली पहचान को समझते हैं। आखिर वो कौन सा एक शब्द है जो भारत के क्लाइमेट को सबसे अच्छे से डिफाइन करता है? वो शब्द है मानसूनी। जी हाँ, भारत की जलवायु को मॉनसून टाइप का क्लाइमेट माना जाता है। बस ये एक शब्द ही भारत के पूरे क्लाइमेट का निचोड़ है। और यहाँ एक मजेदार बात भी है। ये जो मॉनसून शब्द है ना, ये असल में अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से आया है। और मौसम का मतलब बहुत सिंपल है, ऋतु या सीजन। तो फिर मॉनसून का असली मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है हवाओं की दिशा का मौसम के हिसाब से बदल जाना। मतलब साल भर में हवाएं अपनी डायरेक्शन पूरी तरह से बदल लेती हैं। और यही वो पावरफुल चेंज है जो भारत के मौसम को कंट्रोल करता है और यहाँ इतनी वैरायटी पैदा करता है। चलिए अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। हम बात करेंगे भारत के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर के उस कमाल के अंतर की, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। गर्मियों में एक तरफ राजस्थान है जहां पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और उसी टाइम पहलगाम में टेम्परेचर होता है एकदम बढ़िया 20 डिग्री। अब सर्दियों की बात करें तो एक तरफ द्रास है जहां टेम्परेचर -45 डिग्री तक गिर जाता है, और वहीं दूसरी ओर तिरुवनंतपुरम में ये 22 डिग्री पर बना रहता है। मतलब सोचिए, एक ही सीजन में इतना बड़ा फर्क। पर ये जो टेम्परेचर का फर्क है ना, ये सिर्फ अलग अलग जगहों के बीच ही नहीं है। कई बार तो एक ही जगह पर दिन और रात के तापमान में भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि थार रेगिस्तान को ले लीजिए, वहाँ दिन तो बहुत गर्म होते हैं पर रातें काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क। वहीं दूसरी तरफ अगर हम केरला या अंडमान और निकोबार जैसे कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ समुद्र की वजह से दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि टेम्परेचर की ये जो इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है, ये पूरे भारत में लोगों के रहन सहन, उनकी फसलों और उनकी रोज़ की ज़िंदगी पर कैसा असर डालती होगी। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक देश और इतने सारे मौसम, ये कैसे मुमकिन है? आप जरा सोच कर देखिए। एक ही वक्त पर राजस्थान का जैसलमेर गर्मी से तप रहा होता है और वहीं दूसरी ओर मेघालय का चिरापुंजी पानी में भीग रहा होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब ना कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद ताकतवर वजहों में छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धरती का प्रभाव, यानी अक्षांश और बल। देखिए, भारत की जलवायु की कहानी ना वो शुरू होती है इस ग्लोब पर इसकी लोकेशन से। हम बात करने वाले हैं लैटिट्यूड की, यानी अक्षांश की,
और हाँ, एक ऐसे अनदेखे फोर्स की जो हवाओं का रुख तय कर देता। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, ये जो लाइन दिख रही है, ये है कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और सच कहूं तो हमारी जलवायु को समझने के लिए ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। अब देखिए ये लाइन करती क्या है। ये भारत को मोटे तौर पर 2 बड़े क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है। इसके नीचे का यानी दक्षिणी हिस्सा वो आता है ट्रॉपिकल जोन में, मतलब यहाँ साल भर मौसम गर्म ही रहता है। और जो इसके ऊपर का यानी उत्तरी हिस्सा है वो है सब ट्रॉपिकल, और यहीं पर हमें मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, सर्दी गर्मी सब कुछ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े प्लेयर पर। इसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोई असली धक्का या खिंचाव नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई आकर हवा को धकेल रहा हो, नहीं, ये तो हमारी घूमती हुई पृथ्वी से पैदा होने वाला एक, कह सकते हैं, एक वर्चुअल इफेक्ट है। और आपको पता है, यही वो फोर्स है जो भारत के मॉनसून से लेकर तूफानों तक हर चीज की दिशा तय करता है। तो सवाल है, ये काम कैसे करता है? चलिए इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, हमारी पृथ्वी घूम रही है, राइट? स्टेप 2, इस घूमने की वजह से एक वर्चुअल फोर्स, एक आभासी बल पैदा होता है। और स्टेप 3, ये फोर्स जो हवाएं सीधी चल रही होती है ना, उनको मोड़ देता है। बस यही है कोरियोलिस इफेक्ट। तो अब हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि भारत है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहां पर इस फोर्स की वजह से हवाएं हमेशा अपनी दाईं ओर, मतलब राइट साइड पर मुड़ जाती हैं। इसे फेरेल्स का नियम या फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। और ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के विंड पैटर्न्स को समझने के लिए ये एकदम बेसिक है। ओके, तो हमने धरती के लेवल की बात कर ली। अब जरा जमीन पर आते हैं और यहां मौजूद विशाल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की, और जब भारत की बात हो तो खासकर हिमालय की। इनका रोल बहुत बहुत बड़ा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो हमारे मौसम के कंट्रोलर हैं। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 6000 मीटर। ये हिमालय की एवरेज हाइट है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं, ये एक जबरदस्त दीवार है जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका सबसे बड़ा काम क्या है? ये जो सेंट्रल एशिया से बर्फीली जमा देने वाली ठंडी हवाएं आती हैं ना, ये उन्हें रोकता है, एक शील्ड की तरह। जरा सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो आज उत्तर भारत कितना ज्यादा ठंडा होता, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एक नेचुरल बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। और इसी जबरदस्त दीवार का नतीजा है कि भारत में सर्दियां उतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती। मतलब ठंड तो होती है, पर वैसी नहीं। अगर हिमालय न होता तो हमारे यहां भी ठीक वैसी ही हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ती जैसी दुनिया के दूसरे देशों में इसी लैटिट्यूड पर पड़ती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ हाइट की नहीं है, एक और चीज है, स्थल रूप यानी रिलीफ, मतलब जमीन का ऊबड़ खाबड़ होना। पहाड़ सिर्फ ठंडी हवा को ही नहीं रोकते, वो तो बारिश को भी कंट्रोल करते हैं। इसे कहते हैं रेन शैडो इफेक्ट। होता क्या है कि जब नमी से भरी हवाएं पहाड़ से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती हैं और अपनी सारी नमी, मतलब सारी बारिश, पहाड़ के एक ही तरफ गिरा देती हैं। नतीजा, उस तरफ तो खूब हरियाली, लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ जब हवा पहुंचती है तो वो एकदम सूखी होती है और वो इलाका सूखा रह जाता है। चलिए, अब तक हमने स्थिर चीजों की बात की, जैसे पहाड़। अब उन चीजों पर आते हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। यह है गतिशील शक्तियां, मतलब हवा और समुद्री धाराएं। ये मौसम के मूवर्स एंड शेकर्स हैं। देखिए, भारत का क्लाइमेट ना कई तरह की हवाओं का एक कॉम्प्लेक्स गेम है। यहाँ जमीन पर चलने वाली हवाएं हैं जिन्हें हम सरफेस विंड्स कहते हैं। फिर ऊपर आसमान में बहुत तेज रफ्तार से बहने वाली जेट स्ट्रीम्स हैं। फिर आती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो सर्दियों में बारिश लाती हैं। और हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कैसे भूल सकते हैं, जो तटीय इलाकों में आते हैं। ये सब मिलकर भारत के मौसम को हमेशा डायनामिक बनाए रखते हैं। और बात सिर्फ हवा की नहीं है, समुद्र का पानी यानी ओशन करंट्स, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये गर्म या ठंडी धाराएं जब किसी तट के पास से गुजरती हैं तो वहां के तापमान पर सीधा असर डालती हैं और इससे वहां का मौसम भी बदल जाता है। ओके, अब बात करते हैं समुद्र के प्रभाव की। मतलब कोई जगह समुद्र के पास है या दूर, इससे क्या फर्क पड़ता है? यकीन मानिए, ये एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर है। देखिए, समुद्र का असर बहुत जबरदस्त होता है। जो शहर बिल्कुल कोस्ट पर हैं, जैसे मुंबई या चेन्नई, वहां समुद्र एक तरह से एसी का काम करता है। तापमान को बैलेंस रखता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी। इसे कहते हैं मॉडरेट क्लाइमेट। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं, समुद्र से दूर,
जैसे दिल्ली या नागपुर, वहां मौसम एक्सट्रीम हो जाता है। मतलब गर्मियां तो भयंकर गर्म और सर्दियां कड़ाके की ठंड वाली। इसी इफेक्ट को कॉन्टिनेंटालिटी कहते हैं। तो अब तक हमने सारे अलग अलग पीस देख लिए हैं इस पजल के। अब बारी है अंतिम विश्लेषण की। चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर बनती कैसे है। तो फिर भारत की इस अनोखी जलवायु की रेसिपी क्या है? चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले डलता है लैटिट्यूड, यानी हमारी लोकेशन। फिर आती है हिमालय जैसी एक बड़ी सी दीवार। इसके बाद हम मिलाते हैं हवा और प्रेशर का कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फिर डालते हैं समुद्र से दूरी, ओशन करंट्स और जमीन की बनावट। और आखिर में कोरियोलिस फोर्स का तड़का। जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर भारत की इतनी विविध और शानदार जलवायु तैयार होती है। और ये बात सच में सिर्फ कहने के लिए नहीं है। भारत में मौसम का मतलब कैलेंडर पर तारीखों का बदलना भर नहीं होता। यहाँ मौसम लोगों की जिंदगी, उनकी खेतीबाड़ी और यहाँ तक कि उनकी किस्मत तक तय कर देता है। ये एक ऐसा सालाना नाटक है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम भारत की 4 खास ऋतुओं को एक एक करके देखेंगे। सर्दी, गर्मी, मॉनसून का आना और फिर उसका जाना। और आखिर में ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा चक्र इतना जरूरी आखिर है क्यों। तो चलिए सबसे पहले पूरे साल का एक नज़ारा लेते हैं। भारत की ये 4 ऋतुएं हैं कौन सी और ये कब कब आती हैं? तो ये रहा भारत का मौसमी कैलेंडर। साल की शुरुआत होती है ठंड के मौसम यानी शीत ऋतु से, जो नवंबर से फरवरी तक चलती है। फिर आती है वो तपा देने वाली गर्मी, मार्च से मई तक। उसके ठीक बाद जून से सितंबर तक आता है जीवन देने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून। और आखिर में अक्टूबर नवंबर में मानसून की वापसी होती है, जिसे हम प्रत्यावर्ती मानसून भी कहते हैं। अब चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, शीत ऋतु। ये मौसम आमतौर पर शांति और ठंडक का होता है, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही अनोखी बात छिपी हुई है। तो देखिए, मध्य नवंबर से फरवरी तक उत्तर भारत में दिन ठंडे और रातें काफी सर्द हो जाती हैं, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में। इस दौरान हवाएं जमीन से समंदर की तरफ बहती हैं और हिमालय की ऊंचाइयों पर जैसे कि द्रास में जबरदस्त बर्फबारी होती है। यही बर्फ गर्मियों में पिघलकर हमारी नदियों में पानी भरती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है ना, उसका सोर्स भारत में नहीं है। जी हाँ, वो हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर से आता है। इन खास मौसमी सिस्टम्स को पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है। इस सर्दियों की बारिश को यहाँ मावट के नाम से जाना जाता है। और ये कोई मामूली बारिश नहीं है। ये रबी की फसलों जैसे कि गेहूं के लिए अमृत के बराबर है। इसका होना या ना होना सीधे सीधे किसानों की कमाई पर असर डालता है। सर्दियों की शांति के बाद माहौल एकदम पलट जाता है। अब हम आते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ये भीषण गर्मी का समय है, इंतजार का समय है और मानसून के लिए तैयारी का समय है। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। भारत के कई हिस्सों में गर्मियों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। ये वो गर्मी है जिसे आप हवा में महसूस कर सकते हैं, जो हर किसी को बस मानसून की बारिश का इंतजार करने पर मजबूर कर देती है। और इस भयानक गर्मी के साथ आती है लू। ये उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में दिन के वक्त चलने वाली तेज, गर्म और सूखी हवाएं हैं। ये सिर्फ गर्म हवा के झोंके नहीं हैं, ये गर्मी का साक्षात रूप हैं। लेकिन मानसून के आने से ठीक पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ बड़ी मज़ेदार मौसमी घटनाएं होती हैं। बंगाल में जो तूफानी बारिश होती है उसे काल बैसाखी कहते हैं। केरल और कर्नाटक में होने वाली बौछारें आम को जल्दी पकने में मदद करती हैं, इसीलिए उन्हें मैंगो शावर्स या आम की वर्षा कहा जाता है। और उत्तर भारत में तो धूल भरी आंधियां चलना बहुत आम बात है। और फिर इंतजार खत्म होता है। गर्मी का वो जोरदार दौर थमता है और मानसून दस्तक देता है। ये राहत का, शक्ति का और नए जीवन का समय है। तो ये होता कैसे है? असल में ये हवाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हवाओं का रुख पूरी तरह से 180 डिग्री पलट जाता है। वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बहुत भारी मात्रा में नमी खींचकर जमीन की तरफ ले आती हैं। और जब ये नमी जमीन पर गिरती है तो क्या खूब गिरती है। पश्चिमी घाट जैसे इलाकों में तो 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये कुदरत की ताकत का एक जबरदस्त नज़ारा है। ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है। पश्चिमी घाट में बहुत बारिश होती है, ये तो ठीक है, पर क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां इससे भी ज्यादा पानी बरसता हो? और इसका जवाब है मावसिन राम।
ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नमी वाली, सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय मानसून कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन देखिए, मॉनसून जितना ताकतवर है उतना ही इसका कोई भरोसा नहीं है। इसमें अक्सर ब्रेक्स आते हैं, मतलब बारिश रुक जाती है और सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। ये इतना अनिश्चित है कि एक ही सीजन में कहीं बाढ़ ला सकता है तो कहीं सूखा पड़ सकता है। ये जीवन भी देता है और विनाश भी कर सकता है। हर चीज की तरह मॉनसून भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सितंबर के बाद ये धीरे धीरे वापस लौटना शुरू कर देता है और इसी के साथ मौसम में एक और बदलाव का दौर शुरू होता है। दोनों में फर्क साफ है। आते हुए मानसून में हवाएं समंदर से जमीन की ओर नमी लाती हैं, जिससे देश भर में बारिश होती है। वहीं लौटते हुए मानसून में हवाएं जमीन से समंदर की ओर चलती हैं। आसमान एकदम साफ हो जाता है और बारिश सिर्फ कुछ ही इलाकों तक, जैसे तमिलनाडु के तट तक, सिमट कर रह जाती है। मानसून की वापसी के साथ कुछ खास चीजें होती हैं। आसमान तो साफ हो जाता है, लेकिन तापमान और नमी में अचानक बढ़ोतरी से एक बहुत ही चिपचिपी और असहज गर्मी पड़ती है, जिसे अक्टूबर हीट या अक्टूबर की गर्मी कहते हैं। और यही वो समय है जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफानों के बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो लीजिए, हमने पूरे साल का एक चक्कर लगा लिया, लेकिन सवाल यह है कि इन सबका असली मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा मौसमी चक्र भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? बात यह है कि ये पूरा मौसमी चक्र, जिसकी धुरी मानसून है, यही भारत की खेती, अर्थव्यवस्था, यहाँ के 30 त्योहार और लोगों के जीने का तरीका सब कुछ तय करता है। ये इस देश की धड़कन की तरह है, एक सालाना नब्ज जो हर चीज को चलाती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक ही मौसम एक जगह भयंकर बाढ़ और दूसरी जगह भयानक सूखा कैसे ला सकता है? और उससे भी बड़ी बात ये कि यही ताकत फिर पूरे देश को जोड़ती भी कैसे है? ये एक ऐसी पहेली है जो भारत के क्लाइमेट, कल्चर और इकोनॉमी के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए मिलके इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम मानसून कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, साइंटिफिकली देखें तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है। मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि हवाओं की दिशा का मौसम के साथ पूरी तरह से पलट जाना है। ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं और बस यही एक बदलाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत लिख देता है। अच्छा, अब यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मॉनसून का ना एक डबल रोल है। ये सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। पूरे भारत में बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। सोचिए, एक तरफ तो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे इलाके हैं, और आपको तो पता ही होगा दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह मौसिनराम, वो भी यहीं भारत में है। यहाँ साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। अंदाजा लगाइए ये कितना ज्यादा पानी होगा। और फिर कहानी का दूसरा पहलू देखिए, वेस्टर्न राजस्थान और लेह जैसे इलाके। यहां पूरे साल में 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। सोचिए जरा, एक ही मौसम के दो कितने अलग अलग चेहरे हैं, है ना? और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। इन दो बार्स के बीच का गैप देखिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं की सच्चाई है, जिसे बनाया एक ही मॉनसून सिस्टम ने है। तो जाहिर है, जब बारिश इतनी अलग अलग होगी तो उसका नतीजा क्या होगा? इसके बहुत सीधे और गंभीर परिणाम होते हैं, और ये कहानी हर साल एक साइकिल की तरह खुद को दोहराती है। ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां बाढ़ का खतरा, और जहां बारिश कम होती है वहां सूखे का डर हमेशा बना रहता है। मतलब मानसून एक ही टाइम पर बनाने वाले का और मिटाने वाले का, दोनों का रोल प्ले करता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास। एक ऐसी ताकत जो जमीन पर इतना डिवीजन पैदा करती है, वो भला पूरे देश को एक धागे में कैसी बांध सकती है? इसका जवाब ना इन 4 जरूरी वजहों में छिपा है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, एग्रीकल्चर। चाहे उत्तर भारत में धान गन्ने की खेती हो या फिर साउथ में मसालों की, पूरे देश का किसान मॉनसून की पहली बारिश का इंतजार करता है। फिर दूसरा है हमारा कल्चर। तीज जैसे त्योहार जो मॉनसून के आने पर मनाए जाते हैं, या फिर अच्छी फसल के लिए मनाया जाने वाला ओणम। हमारे कितने ही त्योहार, गीत, संगीत सब इसी मौसम से जुड़े हैं।
तीसरी चीज है वाटर रिसोर्सेज। हमारी प्यासी नदियां, हमारे डैम्स, ये सब मॉनसून की बारिश से ही तो भरते हैं, जिससे हमें सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, बिजली भी मिलती है। और आखिर में चौथी वजह यह है कि ये पूरे भारत को, चाहे पहाड़ हो, मैदान हो या कोस्टल एरियाज, सबको एक ही क्लाइमेटिक धागे में पिरो देता है। लेकिन देखिए, मानसून की कहानी सिर्फ इन 4 महीनों की बारिश पर ही खत्म नहीं होती। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो पूरे साल इंडिया पर असर डालता है। जैसे सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है, उसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, और वहीं तमिलनाडु के कोस्ट पर सर्दियों में बारिश होती है लौटते हुए मानसून की वजह से। ये सब अलग अलग चीजें हमें यही दिखाती हैं कि कैसे एक ही बड़ा क्लाइमेटिक सिस्टम अलग अलग तरीकों से हम सबको पानी, खेती और जिंदगी के लिए एक दूसरे पर निर्भर बनाता है। और यही इसकी यूनिटी का असली मतलब है। ये बात मॉनसून की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। ये सिर्फ एक सीजनल इवेंट नहीं है, ये तो जैसे भारत की धड़कन है जो यहां जिंदगी की हर ताल को सेट करती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, मॉनसून का वो धागा जो पूरे भारत को एक साथ बांधता है, क्या वो कमजोर पड़ जाएगा, या फिर ये जो साझा मुश्किल है ये इसे और भी ज्यादा मजबूत बना देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। उम्मीद है ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ए पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को कितना आसान बना दे।